ये क्वेश्चंस फिजिक्स के मॉडल पेपर का, वो भी 36 से लेकर 70 तक, जबकि 1 से लेकर 25 तक पिछले वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, तो विच ऑफ द फ्लोइंग वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, ध्यान से देखिए, जरा एक बार कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग वेव्स इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फ्लो करता है, जो कि ये है रेडियो वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेंट जो वेव है वो भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर आके विजिबल, ये भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फिर गामा रे, एक्सरे एंड गामा रे, ये सब क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें से देख क्या रहे हैं, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो ये गामा रे भी दिख रहा है, इसमें एक्सरे भी दिख रहा है, इंफ्रारेड भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या, अल्फा रे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विच ऑफ द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज, देखो फ्रिक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किस में होगा, इसमें सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की बात कर लेते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अल्ट्रावायलेंस, गामा रे, विजिबल एंड यूएक्स रेडियो वेव। देखो क्या यहाँ से जो पिछले क्वेश्चन में जो लिखाया था, ये जो रेडियो वेव होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे इसकी वेवलेंथ घटती जाती है। ठीक है, वेवलेंथ घटती जाती है, इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। लेमडा क्या होगी, घटेगी। और जब लेमडा घटती है तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ से देखा जाए तो लेमडा क्या होगा, डिक्रीज कर रहा है ना। तो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगी। इसमें से देख क्या रहे हैं, सबसे ज़्यादा गामा रे का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो अब ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको गामा रे, अल्ट्रावायलेंट, तो गामा रे बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्योंकि ये क्या है, जो हम लिखा है उसके सबसे नीचे में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 37 का बी नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अभी जस्ट ये चीज़ बताया है क्या, कि डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ट्रांसमिशन होता है, मान लो कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर मूव कर रहा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब समझ जाओ कि ये जो तुम्हारा जो मोशन है वो E×B से आया है। वो कैसे, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या इस तरह से मूव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फ्लो करता है। ठीक है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होना चाहिए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तभी मेरा डायरेक्शन इधर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन होना चाहिए। मतलब कि ये डायरेक्शन लाने के लिए मुझे कौन सा करना होगा, देखो अगर ई है ऊपर की तरफ है ना, ई है ऊपर की तरफ, अब बी क्या है इधर है, तो E×B करेंगे तभी जाके है ना, ई ऊपर और बी है। मतलब कि अगर देखा जाए 2 प्लेन रखो, एक प्लेन मान लो कि अगर है तो एक प्लेन ऐसे रखो, एक प्लेन ऐसे है और दूसरा प्लेन क्या है, ये प्लेन, एक प्लेन ये है जिसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, और ये प्लेन जो तुम्हारा दिख रहा है ये प्लेन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होता है, करंट का जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, फ्लो करता है। तो कह सकते हैं कि इन दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा, तो इसका मतलब क्या है, B×E नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड E×B करेंगे तभी क्या होगा, अगर हम इस्तेमाल करें राइट हैंड थंब रूल, तो देखो ये B×E करेंगे तो क्या होगा, E×B करेंगे तभी डायरेक्शन जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आ सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं E×B। ये भूल से भी ये गलती मत करना, B×E नहीं हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन जो होगा वो B×E से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा, जो कि गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं, और 39 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे पता है इसमें क्या करेंगे, एब्सोल्यूट यूनिट का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद ये ई का कैपेसिटर के बीच में एनर्जी स्टोर है, इस एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम है, तो पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टोर क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम यही होगा।
अब बच्चे क्या करेंगे, अगर इसका अगर निकालने के लिए कोशिश करेंगे डायमेंशन, पहले एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन करेंगे, फिर जाके ई का डायमेंशन लिखेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है, सबको पता होता है फॉर्मूला। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब कि m मीटर क्यू हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, मीटर क्यू है मतलब वॉल्यूम का क्यू लगता है वो सही रहेगा, वॉल्यूम का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये क्या है, मास है। ठीक है, मास का जो होगा वो kg होगा। ठीक है, kg को हम लिख सकते हैं क्या, मास m, कैपिटल M। और v को लिख सकते हैं क्या, मीटर पर सेकेंड। मीटर का मतलब क्या, l है ना, तो इसके l t-2 दो बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या है, 3 मतलब एल क्यू हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट होना चाहिए m का m होगा और L²/L3 क्या होगा, l होगा -1 और t-2। तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, m l -1 t-2। ऑप्शन लगता है सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब कभी भी ये गलती मत करना, इसमें काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का पहले लिखेंगे आप लोग, डायमेंशन लिखने लेंगे, फिर जाके ई का एप्सिलॉन। ये गलती नहीं करना है, आपको ऐसे ही निकालना है एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी का पता है मुझे, डायमेंशन कैसे निकालेंगे, हाफ mv² से, और वॉल्यूम का पता है वी क्यू। वी मतलब क्या है, लेंथ का क्यू, तो लेंथ का क्यू कर दिया, यहाँ से आप आसानी से निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है। क्वेश्चन नंबर 40, हाँ यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इफ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फ्रॉम द एनी मीडियम टू वैक्यूम इस 30 डिग्री। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, सबसे पहले क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब मान लो कि दो मीडियम है, तो जब क्रिटिकल एंगल तभी डेंसर मीडियम से लाइट रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तभी क्रिटिकल एंगल जनरेट होगा, वरना जनरेट नहीं होने वाला। मतलब ये कहने का, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, जनरेट होगा। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि मान लो कि रे यहाँ से गया है और रे जाने के बाद जो रेयर मीडियम में क्या जो एंगल बना रहा है रिफ्लेक्शन के बाद, ये 90 डिग्री का बनाना चाहिए। एंगल कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री का। और जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये एंगल क्या होगा, ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है QC। ठीक है, जबकि QC का जो वैल्यू गिवन है वो है 30। ठीक है, वो कितना गिवन है, 30 गिवन है। इसका मतलब ये, तो अब यहाँ पे लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, मान लो कि ये μ1 है, ये क्या है, μ2 मान लेते हैं। ठीक है, ये μ2 मान लेते हैं, जबकि μ2 का एयर होने की वजह से μ2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या, μ1 वैल्यू पता नहीं है मुझे कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, बट यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, μ1/CI sin I इज इक्वल टू μ2/sin R। कोई कन्फ्यूजन नहीं। μ1 का मुझे नहीं पता है, μ1 का ρ दिया, साइन 30 डिग्री का मन पता है मुझे, साइन 30, आई का पता है मुझे 30, और μ2 का वैल्यू क्या है, एयर है, एयर होने के 1 लिख दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन R, साइन R की जगह पे लिखेंगे R क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है μ1/2 और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 हो गया। ठीक है, इसलिए μ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगा। अगर ये 2 के बराबर हो गया, जैसे हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, C/V इज इक्वल टू 2। हम मुझे निकालना है क्या है, निकालना ही है स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि ये जो यहाँ का जो वेलोसिटी होगा लाइट का वो निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, इस मीडियम में क्या होगा स्पीड लाइट का, ये निकालना है। तो V इज इक्वल टू क्या होगा, C/2 दिख गया। C मुझे जानते हैं 3 × 10⁸/2, मतलब क्या है 1.5 मीटर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा क्या होगा, फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका मतलब क्या, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, बड़ा ध्यान से एक बार देख लीजिए। 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 लेंस ऑफ 3D एंड -2D पावर आर कंबाइंड टू फॉर्म एन इक्विवेलेंट लेंस। तो जब भी दो से ज़्यादा लेंस को अगर ऐड करते हैं तो उसका पावर क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है, P1 +
P2। इन दोनों का पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब दोनों का पावर ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, +3D और -2D। ये कन्वर्ट हो जाएगा कितना, +3D प्लस -2D जो होगा D के बराबर होगा, इसलिए मैं P = D के बराबर होगा। जबकि हमको निकालना व्हाट द फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/P, और फोकल लेंथ जो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या है, 1P का वैल्यू क्या होगा, 1 हो गया। इसका मतलब ये फोकल क्या होगा, फोकल लेंथ जो होगा ऑफ द इक्विवेलेंट लेंथ वो होगा 1 के बराबर। 1 कौन सा ऑप्शन होगा, 1 ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए 42 नंबर। ठीक है, 42 नंबर क्या है कि द फाइनल इमेज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ध्यान से समझिए, इस टेलीस्कोप में क्या हो रहा था कि दो लेंसेज था, एक लेंस ऐसे था, ठीक है, और एक स्मॉलर लेंस था, ठीक है। और होता क्या था, यहाँ से लाइट आ रही थी और इमेज का फॉर्मेशन क्या हो रहा था, लाइट को पीछे करने पे हो रहा था। लाइट को पीछे करने पे यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर आपको टेलीस्कोप के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो पीछे मैंने वीडियो बना हुआ, बहुत डिटेल डिस्कशन किया गया टेलीस्कोप के बारे में, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये क्लियर दिख क्या रहा है कि ये जो इमेज बन रहा है वो इन्वर्टेड, मतलब क्या, उल्टा बन रहा है। और साथ ही साथ ये उल्टा बनने के साथ साथ क्या हो रहा है, वो उल्टा बन रहा है। उसके बाद चाहे इमेजनरी मतलब क्या है, वर्चुअल बन रहा है। इसलिए ऑप्शन जो है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 40, एम्पलीट्यूड एंड इक्वल वेवलेंथ आर सुपर इम्पोज, मतलब कि दो अलग अलग लाइट है, दोनों क्या है, दोनों का वेवलेंथ क्या है, इक्वल है, और दोनों क्या होगा, सुपर इम्पोज कर रहा है। सुपर इम्पोज करने का मतलब कि दोनों लाइट आपस में एक मिलकर एक नया लाइट का जनरेट कर रहा है, एक नया लाइट जनरेट कर रहा है। और दोनों रिजल्टेंट वेव जो दोनों मिल के जो बन रहा है उसका फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो रहा था, हम पढ़ा है I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 cos फाई। अगर रिजल्टेंट जो है ये जो मैक्सिमम करना है तो cos फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। cos फाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर cos फाई का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो ये मैक्सिमम होगा। और cos फाई तब 1 होता है, cos फाई मतलब cos फाई का 1 कितना हो जाएगा, 0 होगा। इसका तभी ये क्या होता है, 1 होगा। इसका मतलब फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कितना होगा, वो होगा फाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, जो कि ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग सपोर्ट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव्स। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव मतलब कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ वेव कहने का मतलब क्या है, देखो जो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है ना, वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है, ऐसे ऐसे ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ट्रैवल करता है। जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है ना, ये तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो इसमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन देखते हैं। तो अब जो ऑप्शन दिख रहा है पहला है डिफ्रैक्शन तो होने से रहा। तो ये जो ट्रांसवर्स रेज जो होता है वो होता है पोलराइजेशन। मतलब क्या है, आंसर ऑप्शन कौन सा होगा, सी होता है उसका पोलराइजेशन। अब दिखाओ नेक्स्ट, पोलराइज लाइट द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन 90 डिग्री होता है। ये सब याद रखिएगा, ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिए, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, in polarized light the angle between the plane of vibration and polarization plane is, तो एंगल क्या होगा, आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। ये चीज़ याद रखना अपने को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं और 46 नंबर, हाँ 46 नंबर क्या है, इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन on increasing the intensity of incident light the photoelectric current। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम जानते हैं जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा उस प्लेट पे। मान लो कि ये तुम्हारा क्या होता है, ये अगर प्लेट को इसको जोड़ देते हैं ना, इस तरह से जोड़ा जाता है, इस पर क्या होता है, लाइट आती है। तो लाइट जब इस पे ऊपर आती है ना तो क्या होता है, अगर इंटेंसिटी बढ़ जाती है लाइट की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर ज़्यादा निकलने लगेगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलना बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बढ़ जाएगा तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की वजह से तो करंट का फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बढ़ जाएगा इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से
करंट का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया 46। अब बात करते हैं 47 की तरफ। तो 47 नंबर आप ट्राई करिए अपने खुद से, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं सॉल्व हो पा रहा है। तो हम देखते हैं पहले क्या होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो इनवर्सली, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो 47 क्या बोल रहा है, ओके 47 क्या बोला, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो कम से कम स्टॉपिंग पोटेंशियल में इसमें से कौन सा होगा, एक्सरे, रेड लाइट, ब्लू लाइट एंड येलो लाइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपको याद रखना होगा, जिसकी पोटेंशियल, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा जिसमें होगा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगी। जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होता है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है इसके लिए फ्रिक्वेंसी कम होगी। इस रेड लाइट ही ऐसा जो है लाइट है जिसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल कम से कम होगी, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। अब बात है क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 नंबर क्या है जरा देखते हैं। हाँ, वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज, तो वेव लेंथ ऑफ मैटर वेव्स इज, वेव लेंथ तो इसका मतलब क्या है। ऐसे तो फॉर्मूला बच्चे याद रखते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी। ये तो ऑप्शन सही है, बट हमको कुछ क्या हो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ये फॉर्मूला क्यों आता है, कैसा हो सकता है कि 2 मार्क्स में इसका डेरिवेशन पूछ सकता है, इसलिए हम इसके डेरिवेशन को जानने की कोशिश करते हैं। इसका डेरिवेशन के लिए सबसे जो ई इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा एक एनर्जी का इक्वेशन बनता है, और दूसरा जो एनर्जी का इक्वेशन होता है ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो काफ़ी फेमस इक्वेशन है। अब इन दोनों क्या इक्वेशन इक्वल होने की वजह से एस सी बाई लेमडा जो है एम सी स्क्वायर के बराबर होगा, और यहाँ से सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये एच बाई लेमडा एम सी के बराबर होगा। एम सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या, एक वेलोसिटी है, इसको हम वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए m इंटू वी के बराबर होगा। इसलिए लेमडा यहाँ सीधा मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे आ जाएगा, इसलिए h बाई लेमडा इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, सॉरी एच बाई एम वी इज इक्वल टू एम वी। अभी क्या हो रहा है, h बाई एम वी इज इक्वल टू लेमडा, जो कि ऑप्शन जिसको दिख रहा है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी भी बोलेंगे, ये एम वी को क्या बोलते हैं, पी, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम जो है, अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एम वी आर इज इक्वल टू, ये बोर साहब का जो है ये उनका दिया हुआ था कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये उनका ही इक्वेशन दिया हुआ था, लेकिन इनका डेरिवेशन पता है कि एम वी आर एन एच बाई 2 पाई है, लेकिन इसको प्रूव कर नहीं पाए थे। बट हाँ, तो एन एच बाई 2 पाई अगर हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो एन एच बाई 2 पाई के बराबर होगा। अगर स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में है तो एन का वैल्यू 1 रख देंगे, एच बाई 2 पाई बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं लेमन सीरीज। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या ही देखते हैं। लेमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज। देखिए याद रखिए, जो लेमन होता है, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफोंड है ना, ये होता है। अब याद रखिए ये जो तुम्हारा है, इसमें सबसे ऊपर होता है अल्ट्रावायलेंट, उसके बाद विजिबल, उसके बाद होता है गामा, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एंड इंफ्रारेड। ये तीन चीज़ होता है, याद रखिएगा। लेमन का अल्ट्रावायलेंट, बाल्मर का विजिबल, पास्चन का इंफ्रारेड, ब्रैकेट का इंफ्रारेड, और पीफोंड का क्या होगा, पीफोंड का क्या होगा, इंफ्रारेड। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, लेमन सीरीज पूछा है, लेमन सीरीज कौन सा होगा, अल्ट्रावायलेंट, अल्ट्रावायलेंट। तो ये हुआ ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दैट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटोन। प्रोटोन के कितने चार्ज के बराबर, अल्फा कण का आवेश प्रोटोन के आवेश की कितना गुना होता है। तो पता है कि अल्फा कण जो होता है हीलियम डबल प्लस होता है। हीलियम डबल प्लस में एक प्रोटोन के पास एक चार्ज होता है, इसलिए 2 प्रोटोन के पास 2 चार्ज होगा। ऑप्शन कौन सा होगा,
2 टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 51 की बाद हम बढ़ते हैं 52 की तरफ। 52 नंबर। हाँ, 1 mu का तुल्य ऊर्जा या एनर्जी ऑफ इक्विवेलेंट इन 1 mu, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 mu 52 नंबर क्वेश्चन है। 1 mu का जो एनर्जी स्टोर होता है, बड़ा ध्यान से याद रखिएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 mu। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। 1 mu इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। हाँ जी, जो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एक्चुअली में क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम सब कंबाइन होता है तो फ्यूज होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या होता है, एनर्जी रेडिएट करता है। एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से एनर्जी क्या होता है, रेडिएट करता है, इसलिए ऑप्शन को होगा डी। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, वो मॉलिक्यूल को तोड़ने की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल टूट के नहीं एनर्जी स्टोर होता है, तो फिर मॉलिक्यूल टूटता है तक कभी सन रहता ही नहीं। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, वो आपस में जुट कर क्या करता है, एक एनर्जी जो देता है, जो हमको सन की, उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ द सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। वो मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चे क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज लिख कर आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो कोई भी चार्ज को अगर हम छूते हैं, टच करते हैं, तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो करंट की तरह हमको ट्रीट करता, जबकि कोई भी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर हाथ में लेते हैं तो करंट नहीं मारता है। हाँ, वो न्यूट्रल होता है। देखो क्या होता है, अगर डोपिंग होता है तब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, अगर इसको पोटेंशियल से जोड़ देते तब की बात होती, तब वो धन आवेश की तरह, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरह वो दिखता। बट ये ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है, ये 55 क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। 55 ने बैरियर लिखा हुआ है, बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम डायोड इज अप्रोक्सीमेटली। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको डेटा बस याद रखना होता है, जो आपको डेटा याद रखेंगे तभी बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 0.3 वोल्ट, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हाँ, 56 भी वैसा ही क्वेश्चन है जो आपको डेटा याद रखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 क्या है, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगा लीजिए, हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट आपको मिले, ये स्टार लगा लीजिए। हाँ, द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, ये देखना होगा कौन सा होगा, ये तो ऑप्शन जो होगा बिटवीन A1 and 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। 57 एक बार ढंग से इसको पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में 57 में बोला क्या है कि इफ अ चार्ज ऑन अ स्फीयर 10 माइक्रोकूलम देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन द सरफेस इज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज तो मुझे पता है 10 माइक्रोकूलम, लेकिन 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालना पड़ेगा, जैसे हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो 4 पाई इधर लेके चले जाते हैं, 1/ε0 का जो वैल्यू हो जाएगा 9 × 4 पाई × 10⁹ है ना, 10⁹ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 9 चौके 36 पाई × 10⁹। इसका Q का जो वैल्यू है वो मुझे पता है कितना होता है, Q का 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम कहने का मतलब 10 × 10⁻⁻6। ठीक, यहाँ पे करते हैं, साफ दिखेगा 10 × 10⁻⁶, और 36 पाई × 10⁻9, तो 9 1 10, 10 में से 6 गया तो 4, मतलब कि 36 पाई × 10⁻4। कोई ऑप्शन दिख रहा है 10⁻4? यस, ऑप्शन 57 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। 57 का ए इज करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, ध्यान से देखिए, है ना,
37 क्वेश्चन नंबर 57 का क्वेश्चन नंबर 57 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सेल्फ इंडक्टर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो एल इंटू ओमेगा ना, द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल ओमेगा, तो एल ओमेगा है तो हम जानते हैं एल ओमेगा जो होता है वो ओम के बराबर होता है। ओमेगा मतलब ये है सेल्फ एल एन ओमेगा, तो ये ओमेगा क्या होगा ओम। ये एक्चुअली में ये क्या है, एक क्या है, ये प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसलिए हम कह सकते हैं वो ओम होगा। 57 के बाद 58 के बाद हम बढ़ते हैं 59 की तरफ। 59 नंबर देखते हैं क्या होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59 बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इस 59 को देखना होगा। अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का क्या है, तो बोला क्या है, हम अलग से एक कॉपी एक पेजेस लेके फ्रेश पेज लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। फ्रेश पेज, हाँ फ्रेश पेज, हाँ देखिए यहाँ पे बोला क्या है क्वेश्चन, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस ऑफ पावर इज 12D। तो पावर गिवन है 12D। ओके ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। निकालना क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, है ना। मैग्नीफाइंग पावर मतलब क्या है, एम का वैल्यू निकालना है। एम का वैल्यू क्या होगा, V/U, है ना। अब कौन सा मैग्नीफाइंग लेंस है, अगर मैग्नीफाइंग लेंस है इसके लिए हम मैग्नीफाइंग लेंस कैसा होता है ये समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेंस बनाते हैं, एक इस तरह से हम लेंस बना लिया, ठीक है। अगर इस लेंस को बनाते हैं तो यहाँ पे होता है क्या, फोकस। अगर यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसका इमेज इनफाइनाइट पे बन जाएगा। हमको इनफाइनाइट पे इमेज नहीं चाहिए, मुझे मैग्नीफाइंग लेंस इसका मतलब ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। ऑब्जेक्ट तभी दिखेगा, अब मैग्नीफाइंग है इसलिए क्या ऑब्जेक्ट जो पहले से बड़ा दिखना चाहिए। पहले से बड़ा लाने के लिए क्या करेंगे, हम इस पोल और इस फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख देंगे। अगर इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ से ऐसे ये जाएगा, यहाँ पे एक फोकस है, फोकस से यहाँ से होकर ये पीछे की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। अभी क्या करेंगे, क्या है, एक तो रे पीछे की तरफ यहाँ जा रहा है, दूसरा रे यहाँ से क्या होगा, पोल से होकर जाएगा और पोल से इस तरह से जाएगा। तो अब यहाँ पे जो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कहीं पे क्या है, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अगर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, मतलब कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, V है। अच्छा बताओ, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास है या मैग्नीफाइंग लेंस है तो मैग्नीफाइंग लेंस से क्या होगा, मुझे ये ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा तभी तो हम इसको देख पा रहे हैं। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसकी जो दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर में होती है, 25 सेंटीमीटर में होती है। जबकि तो हमको निकालना है क्या चाहिए, V तो पता चल गया 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमको निकालना है U। अगर हम U निकाल लेते हैं तो मेरा बात बन जाएगा। तो U निकालने के लिए हम आते हैं लेंस फार्मूला पे। लेंस फार्मूला जानते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो V तो मुझे नहीं पता है, V तो पता है 25 सेंटीमीटर, U तो मुझे नहीं पता है। हम U निकालने की कोशिश करें उससे पहले इसका साइन कन्वेंशन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। साइन कन्वेंशन में देखो क्या लाइट इधर से आ रही है, क्या हम पोल से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जैसे लाइट आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाकर हम मूव करते हैं पोल से तो सारा निगेटिव होता है, इसलिए ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, इसलिए 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, -1/v, और ये माइनस माइनस क्या होगा 1/u। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/u इज इक्वल टू क्या होगा 1/f प्लस 1/v, है ना, 1/v। तो यहाँ पे 1/u का वैल्यू मालूम चल गया। अगर 1/u का वैल्यू मालूम चल गया तो मेरा तो काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, कैसे 1/u इज इक्वल टू है m का जो वैल्यू है 1/u इंटू v लिख सकते हैं। तो 1/u का जो वैल्यू है 1/f प्लस 1/v और इंटू क्या है v। कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब मुझे फोकस निकल जाएगा, अगर फोकस निकल जाएगा तो मेरा बात बन जाएगा कि v पता 1/m इजिकल टू क्या होगा f। अगर निकाल लेते हैं तो मेरा बात बन, क्योंकि v भी पता हो गया, v भी पता है, इसके मतलब ये है कि मुझे अगर f निकल जाता है तो क्लियर हो जाएगा बात। तो f निकालने के लिए क्या जानेंगे, हम जानते हैं कि पावर इजिकल टू क्या होता है 1/f। अब पावर का जो वैल्यू गिवन है 12D, ये मीटर में तो इसको हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1/f। तो f इजिकल टू क्या होगा, f इजिकल टू हो जाएगा क्या 100/12। तो 100/12 यहाँ से लिख सकते हैं, 1/f इजिकल टू क्या होगा 100/12, 100/12 और यहाँ से 1/f
25 और इंटू 25, यहाँ से 25। अब 25 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इज इक्वल टू 12 इंटू 25 इज 100 प्लस 25/25। ये 25 कैंसिल आउट, 25 4 ज़ा 100 एंड 4 3 ज़ा 12। इसका m इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये तुम्हारा क्या है, m का वैल्यू। यहाँ पे m का ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, इसलिए बोला था क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, देख लीजिए, है ना। काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया गया है और डिटेल डिस्कशन है, इसलिए हम m का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड किया तो m का जो वैल्यू निकला है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि 4 है। अरे इसको 61 की तरफ क्या है, इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इंक्रीज, वेरी गुड। अगर लेंथ इंक्रीज करता है तो बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज बढ़ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 61 का ऑप्शन कौन सा होगा, मतलब कि ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको ऑप्शन। ये ऑप्शन हुआ लार्जर द लेंथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट क्या है, नैंड गेट का मतलब क्या है, देखो कुछ गेट्स यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 62 नंबर, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, जरा देख लीजिए ध्यान से। एक बार कोशिश बनाने की कोशिश करिए खुद से तो बेटर होगा। अब देखते हैं हम क्या है 62 नंबर। नैंड द्वारा की बुलियन बीजगणित है, दी बुलियन अलजेब्रा फॉर नैंड गेट। तो नैंड गेट का मतलब एंड गेट का जो बुलियन अलजेब्रा होता है एंड गेट का, तो वो होता है ए डॉट बी, जो कि y के बराबर होता है। जो ये आउटपुट है, ये दोनों क्या है, इनपुट है। तो ये होता है एंड गेट का। और नॉट गेट का पता है क्या होता है, नॉट गेट का होता है ये जो भी होगा, मान लो y a है तो a पे बार लग जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइंड किया गया तभी बना गया है नैंड गेट, इसलिए हम बोलेंगे नैंड गेट का जो यूनिट होगा नैंड गेट वो होगा y इज इक्वल टू a डॉट बी का बार, जो कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी ऑप्शन तुम्हारा सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी साफ साफ सही दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है, जरा पढ़ लेते हैं। ओके। ए प्लेन वेव फ्रंट इज द पार्ट ऑफ, देखो प्लेन वेव फ्रंट, दो तरह का प्लेन वेव फ्रंट बनता है, एक सिलेंड्रिकल स्फेरिकल जिसको बोलते हैं और एक दूसरा बनता है सिलेंड्रिकल। तो होता है क्या है ना, देखो स्फेरिकल में जो यहाँ पे सोर्स होता है और यहाँ से करंट, यहाँ से इसका जो सोर्स बाहर निकलता है, तो वेव फ्रंट इससे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेट करता है ना तो ये पूरा एक प्लेन बनाता है। और सिलेंड्रिकल में भी क्या आता है, ऐसे सिलेंड्रिकल सोर्स, मान लो कि सिलेंड्रिकल सोर्स है तो यहाँ से वेव जो निकला ना, तो वेव फ्रंट जो बनाएगा ना वो भी क्या है, एक प्लेन की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। इसका मतलब ये क्या है, आप सिलेंड्रिकल लो या स्फेरिकल लो, दोनों में क्या होगा, प्लेन की तरह प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं 64 की तरफ। 64 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, निम्न ने आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक गेट्स, आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग लॉजिक गेट्स, इसमें से कौन सा लॉजिक गेट्स आउटपुट में से कौन सा होगा। ये तो क्लियर बात है, ये एंड गेट है, ये क्या है एंड गेट है, और ये क्या है नॉट गेट है, और इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा नैंड गेट। और नैंड गेट का जो होगा, जो यूनिट होना चाहिए ए डॉट बी, दोनों का ही होना चाहिए बार, है ना। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन सही होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं और 65 नंबर क्या है ये देखते हैं। ये क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 65, दी वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ एयर वाटर, मतलब जानते हैं हम क्या हो, जानते हैं μ1 sin I। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है। क्वेश्चन क्या है, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर वी ए दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी एयर दिया हुआ एंड वी वाटर दिया हुआ है वी डब्ल्यू, जिसको बोलते हैं हम क्या दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट शुड बी क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होगा, ध्यान से देखिए क्या होता है क्रिटिकल एंगल। देखो दो मीडियम है, एक तुम्हारा रेयर मीडियम होगा, दूसरा क्या है डेंसर मीडियम होगा। जब भी क्रिटिकल हम बात करें क्रिटिकल एंगल का, तो रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात करेंगे। तो डेंसर मीडियम से लाइट होकर रेयर मीडियम में लाइट जाएगा, तभी क्या होगा, क्रिटिकल एंगल बनेगा। मतलब ये अगर यहाँ से लाइट इधर जाता है, इधर अभी क्रिटिकल एंगल नहीं है। जब यही लाइट जो है 90 डिग्री से चले जाती है, मतलब ये कहने का कि अगर लाइट जो है यहाँ से जाने के बाद
अगर दूसरे मीडियम में जाकर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये क्या कहलाता है क्रिटिकल एंगल। ये वाला एंगल क्या कहलाता है क्रिटिकल एंगल क्यूसी से में, ठीक है। ये क्यूसी क्रिटिकल एंगल पूछा है, क्यूसी वैल्यू, क्यूसी का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो क्यूसी का वैल्यू निकालने के लिए पूछा क्या μ1 sin i इज इक्वल टू μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ये स्नेल्स लॉ से जानते हैं हम लोग। तो r की जगह पे लिखेंगे क्या 90 डिग्री और i की जगह पे लिखेंगे क्या क्रिटिकल एंगल। μ1 sin क्रिटिकल एंगल QC इज इक्वल टू μ2 sin 90 डिग्री का मान लिखेंगे 1 लिखेंगे। इसको मान लिया हम μ1 मतलब क्या है ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और μ2 का वैल्यू क्या है किसका है ये एयर का है, ठीक है। ये एयर का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ से μ2 का जो वैल्यू है वो μ2 जो कौन सा है एयर है, तो ये एयर का पता है मुझे 1 होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे साइन क्रिटिकल एंगल QC, अब μ1 का जो वैल्यू है वो मान लिया हम क्या μ1 जो है वो नहीं पता है, μ1 का μ1 छोड़ दिया। जबकि ये जानते हैं कि जो स्पीड होता है साइन क्रिटिकल एंगल जो है, जो क्रिटिकल एंगल है ये VW बाई V एयर, VW बाई V वाटर का वेलोसिटी गिवन है, V वाटर का वेलोसिटी गिवन है कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये एयर का कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कैंसिल आउट 2/3, मतलब साइन क्रिटिकल एंगल जो होगा वो 2/3 होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल बराबर QC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 का डिफेक्ट है। ये डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट होता है कि दूर रखी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल दोनों का इमेज का फॉर्मेशन आइस पे नहीं बन पाता है सही से, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ऐसे अगर कोई भी डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को हम दूर करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास। हाँ, तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव, हाँ अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 विच कलर हैज़ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस क्वेश्चन को 2 डिफरेंट तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला ये कि एक फॉर्मूला हम याद रखना होगा मुझे, μ इज इक्वल टू A + B/λ²। इसका मतलब ये B/λ² होता है। इसका मतलब कि अगर वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा, वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा, या कह सकते हैं कि वेवलेंथ जितना कम जिसका होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। जिससे हम जान सकते हैं विबग्योर है ना, विबग्योर में सबसे जो कम वेवलेंथ का होता है वो वैलेट कलर का होता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर C मतलब बैगनी ना, ऑप्शन नंबर C जो होगा वो सही होना चाहिए, ठीक है, ये सही होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये एक तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, हम जानते हैं डेविएशन इज इक्वल टू μ-1 इंटू A प्रिज्म का। तो प्रिज्म का डेविएशन देख लेते हैं। प्रिज्म का डेविएशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो डेविएट करता है वो वायलेट लाइट डेविएट करता है, जिसके VIBGYOR सबसे ज़्यादा ऊपर में जो होता है वो क्या होता है रेड होता है, इसलिए का कम से कम उसका डेविएशन होता है, ठीक है। जिसका डेविएशन ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। इसलिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि वायलेट जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका रखेंगे, इसका डेविएशन ज़्यादा होगा इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा, इसलिए वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज़्यादा होगा क्योंकि डिफ्लेक्शन उसका ज़्यादा से ज़्यादा हुआ, ठीक है, या डेविएशन जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 68 नंबर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, द विड्थ ऑफ द इंटरफ्रिंज। देखो इंटरफ्रिंज जो विड्थ होता है वो क्या कहता है d(λ/d), ठीक है। अब d(λ/d) क्या होता है, द प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ। वेवलेंथ के प्रोपोर्शन तो है, क्लियर बात है, वेवलेंथ के प्रोपोर्शन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू वेवलेंथ, इन्वर्सली प्रोपोर्शन तो नहीं है, प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ वेवलेंथ नहीं है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। क्या है स्मॉल डी कैपिटल डी क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये तुम्हारा डिस्टेंस जो कहलाता है ये स्मॉल डी कहलाता है, और ये जो डिस्टेंस कहलाता है वो कैपिटल डी कहलाता है, ठीक है। इसलिए इन दोनों की जो विड्थ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लैम्डा होगा, इसलिए लिख सकते हैं क्या प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है ना। तो 69 में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला ही याद रख लीजिए, कंडक्टिविटी मोबिलिटी सब सेम चीज़ होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है μ = VD/E
ई, वी डी बाई ई, जो कि ऑप्शन होगा बी। अब बात करते हैं 70 नंबर, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, LCR सर्किट एनर्जी लॉस टेक्स प्लस। अच्छा, एनर्जी LCR सर्किट में किसमें क्या एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पे देखिए एक इंडक्टर है, ठीक है, ये इंडक्टर है, ये क्या है, कैपेसिटर है, और ये क्या रेजिस्टेंस है। अब इन तीनों में एनर्जी किसमें लॉस होता है ये देखना चाहते हैं। देखो एनर्जी जो इसमें क्या होता है, स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होता है 1/2 LI स्क्वायर एनर्जी क्या स्टोर होता है। इसमें क्या 1/2 इंटू CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर होता है। अब एनर्जी डिसिपेट मतलब कि एनर्जी जो लॉस होता है वो होता है रेजिस्टेंस में, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आज के लिए मेरा टोटल 20 क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग आएंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं।